Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 15, that is unit number 2, डिज़ाइन ऑफ चेसिस कंपोनेंट. हम देख रहे हैं डिज़ाइन ऑफ ब्रेक के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, मटेरियल रिक्वायर फॉर द ब्रेक लाइनिंग्स एंड दी सम डिज़ाइन कंसिडरेशन. आज हम कुछ डेरिवेशनल पार्ट देखेंगे. डेरिवेशनल पार्ट में हम देखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लच, हीट टू बी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, और इस दोनों डेरिवेशन पे डिपेंड कुछ डिज़ाइन ऑफ इंटरनल ब्रेक्स देखेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो एनर्जीज के बारे में बताया था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ द energy absorbed by the brake depends upon the type of motion of the moving body. The motion of the body may be either pure translation or pure rotational or combination of these both. The energy corresponding to this motion is kinetic energy. Let us consider this motion as follows. इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ. कंसिडर कीजिए एक कार मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल रोड पर. हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव करते समय इसमें काइनेटिक एनर्जी के दो टाइप्स इंक्लूड होंगे. पहला क्लाइड प्योर ट्रांसलेशन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है फ्रंट साइड में, तो आपके टायर के जो रोटेशन होंगे फ्रंट साइड में मूव होते जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और साथ ही साथ उस ब्रेक के आपको कुछ रोटेशन मिल रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, तो while moving the car, the brake has the combination of this both translation and rotational moment. So when the motion of the body is pure translation, consider a body of mass m moving with a velocity v1 meter per second. This body is nothing but our vehicle having mass m. Let its velocity reduce to v2 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली अगर कार हमारी मूव कर रही है v1 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद इस वेलोसिटी को रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. सो वेलोसिटी रिड्यूस होंगी v1 से लेके v2 तक बाय अप्लाइंग द ब्रेक. देयरफॉर the change in kinetic energy of the translating body or kinetic energy of translation is given by E1 equal to half m v1 square minus v2 square. This energy must be absorbed by the brake. If the moving body is stopped after applying the brakes, then v2 is equal to 0. जो मूविंग कार है ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर स्टॉप हो रही है तो ऑब्वियसली आपका वेलोसिटी 2 क्या हो रहा है 0. तो आपको v2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो आपका फॉर्मूला डिडक्ट हो जाएगा E1 इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर. ये आपका आ गया E1 की वैल्यू, दैट इज एनर्जी 1 विच इज प्योर ट्रांसलेशन. लेकिन आपकी कार प्योर ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेट भी कर रही है, आपके टायर का रोटेशन भी हो रहा है, इसलिए इस ब्रेक्स में और एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, वो होंगी व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज प्योर रोटेशनल. नाउ द कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an
given axis is rotating about that axis with an angular velocity omega 1 radian per second. अगर बॉडी ट्रांसलेशन कंडीशन में होती है तो हम यहाँ पे लेंगे मास और वेलोसिटी. अगर बॉडी रोटेशनल कंडीशन में तो हम यहाँ पे लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड. लेट its angular velocity is reduced to omega 2 radian per second after applying the brake. Just like previous condition here, हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई थी v2 0. वैसे ही यहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी 0 आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. सो देयरफॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of the rotating body or kinetic energy of rotation E2 equal to half I omega 1 square minus omega 2 square. But after applying the brakes, this omega 2 is equal to 0. So your equation becomes E2 equal to half I omega 1 square. Are you clear? Now consider the third condition, when the motion of the body is a combination of translation as well as rotation. Consider a body having both linear and angular motion, that is in the locomotive driving wheels and the wheels of the moving car. In such a cases, the total kinetic energy of the body is equal to sum of kinetic energy of translation as well as rotation. So that's why total energy E equal to E1 plus E2, where E1 is energy of translation and E2 is kinetic energy of rotation. Okay, then sometimes the brake has to absorb the potential energy given by the object being lowered by the hoist or elevator. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये क्लियर किया था कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगी. अगर आपकी बॉडी वर्टिकल कंडीशन में मूव कर रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगी. सो द कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m is lowered from the height h1 to h2 by applying the brakes. Therefore, the change in potential energy E3 equal to mg h1 minus h2. If v1 and v2 meter per second are the velocities of the mass before and after the brake, then the change in potential energy is given by E3 equal to mg v1 plus v2 by 2 into t, where v is the mean velocity. Mean means average, and how we calculate the average? v1 plus v2 divided by 2, where t is time of the brake application. So while considering the automotive brake, we have to consider three energies, that is E1 plus E2 plus E3, where E1 is kinetic energy of translation, E2 is kinetic energy of rotation, and E3 is potential energy. Hope you are clearing this concept. Now thus the total energy of the absorbed by the brake is capital E, that is total energy equal to E1 plus E2 plus E3. So this is the important formula we have to remember while solving the numericals. कभी कभी आपको ये डेरिवेशन एज इट इज पूछ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में. ओके, सो नाउ लेट
Ft, that is tangential braking force or frictional force at the contact surface of brake drum. D is the diameter of brake drum. N1 is speed of brake drum before the brake is applied, and N2 is the speed of brake drum after the brake is applied. So the mean speed of the brake drum, capital N, is N1 plus N2 by 2, that is average speed. Now we know that the work done by the braking or frictional force in time t second is equal to frictional force into pi times dn into time t. अब इस बात को समझिए, जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तब उस पर वर्क डन हो रहा है। एट द सेम टाइम इस वर्क डन को एब्जॉर्ब करना है ब्रेक को इन द फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी। सो दैट्स व्हाई we have to equate this both equation, that is total energy equal to work done by the frictional force. So since the total energy to be absorbed by the brake must be equal to work done by the frictional force, therefore capital E equal to friction torque into pi into d n into t. Let's rearrange this equation in the form of frictional torque, because in numerical we have to calculate friction torque. So friction torque equal to capital E divided by pi d n into t, where E is E1 plus E2 plus E3. Okay, then the magnitude of frictional torque Ft depend upon the final velocity v2 and on the braking time t. Its value is maximum when v2 is 0, that is when the load comes to rest finally. ओके, तो आपका ft मैक्सिमम कब होगा? ऑब्वियसली जब आपकी व्हीकल जो भी है या बॉडी जो है फाइनली रेस्ट कंडीशन में होगी. So we know that the torque which must be absorbed by the brake is capital T equal to Ft into R. This is the simple formula. Torque is nothing but the force into distance. So torque is equal to frictional force into radius. Radius is nothing but the d by 2. So again we can write this torque equal to friction force into d by 2. Okay, where R is the radius of the brake drum and d is the diameter of the brake drum. Okay, now the second derivation, heat to be dissipated during the braking. The energy absorbed by the brake and transferred into the heat must be dissipated to the surrounding in air to avoid excessive temperature rise of the brake lining. The temperature rise depend upon the mass of the brake drum, the braking time and the heat dissipation capacity of the brake. The highest permissible temperature recommended for the different brake lining material are given as follows. आप प्रीवियस थ्योरी ऑफ मशीन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ब्रेक ड्रम के अंदर दो ब्रेक लाइनर्स होते हैं. ये ब्रेक लाइनर्स जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक ड्रम को जाकर फ्रिक्शन क्रिएट करते और बॉडी को मूव करने से स्टॉप करते. तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी
हीट जनरेट होंगी तो आपका जो भी फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है वो वॉर्न आउट हो जाएगा, वियर हो जाएगा। सो फॉर द ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग का जो मटेरियल होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लेदर, फाइबर, वुड, एस्बेस्टॉस और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रेक जो होते हैं वो एस्बेस्टॉस के मैन्युफैक्चर्ड किए होते हैं। सो इस ब्रेकिंग लाइनिंग की अलग अलग कैपेसिटी होती है हीट कैरी करने की। सो फॉर लेदर, फाइबर एंड वुड facing it is 65 to 70 degrees Celsius. This is the recommended temperature for leather, fiber and wood facing. Then the asbestos and metal surface that are slightly lubricated is around 90 to 105 degrees Celsius. This is the highest permissible temperature for asbestos and metal surface. And for automobile brakes with asbestos block lining, it is 180 degree Celsius to 225 degree Celsius, which is highest. Since the energy absorbed or heat generated and the rate of wear of the block lining at the particular speed are dependent on the normal pressure between the braking surface, therefore it is an important factor in the design of brake. So the permissible normal pressure between the braking surface depend upon material of the brake lining, the coefficient of friction and the maximum rate at which the energy is to be absorbed. So previous slide में हमने देखा कि एनर्जी, टॉर्क, फ्रिक्शनल फोर्स, इस ये जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वाइल डिजाइनिंग द ब्रेक, उसके साथ साथ हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी और प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग लाइनिंग सरफेस को भी कंसिडर करना होगा. ओके, सो कैपिटली दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल टू एच जी, where heat is to be generated, Hg, which must be equal to mu times Rn into V, or you can also write this mu Rn V equal to mu P into A into V, where Rn is nothing but the P times A, where mu is coefficient of friction, Rn is normal force acting at the contact surface in newtons, small p is the normal pressure between the braking surface, that is in Newton per meter square, then the A is the projected area of the contact surface in meter square, and V is the peripheral velocity of the brake drum in meter per second. सो जो भी कैपिटल ई आएगा आपका टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू हीट जनरेटेड होगा, सो ये आपका आंसर आएगा जूल पर सेकेंड और वैट में. ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट डाउन द यूनिट ओवर हियर. नाउ द हीट जनरेटेड may also be obtained by considering the amount of kinetic or potential energy which is being absorbed. In other word, Hg equal to Ek plus Ep, that is total energy absorbed, and Ep is the total potential energy absorbed. Okay, so ये वही फॉर्मूला है H equal to E1 plus E2, where E1 is kinetic energy and Ep is potential energy. डोंट गेट कन्फ्यूज, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये और अच्छे से आइडिया क्लियर होंगी. तो
तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर बेटर आइडिया ऑफ previous derivation. So we have a vehicle of mass 1200 kg is moving down the hill at a slope of 1:5. Moving down the hill, अब ये आपका व्हीकल ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन में है, एज वेल एज इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ रही है क्योंकि ये डाउन मूव डाउन हो रहा है. ओके अगर ये वर्टिकल कंडीशन में होता तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे आपका व्हीकल क्या हो रहा है, मूव डाउन हो रहा है एट द हिल एट 72 किलोमीटर पर आवर. दिस इज नथिंग बट द योर मीन वेलोसिटी. इट इज टू बी स्टॉप इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. h is the distance of stopping. If the diameter of the tire is 600 mm, determine the average braking torque to be applied to stop the vehicle. So पहला पैरामीटर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज ब्रेकिंग टॉर्क, while neglecting all the frictional energy except for the brake. हमें इस ब्रेक को कैलकुलेट करते समय जो कार में आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है उसे निगलेक्ट करना है, सिर्फ हमें कंसीडर करना है ब्रेक, क्योंकि हम सिर्फ क्या डिजाइन कर रहे हैं, ब्रेक. इफ द फ्रिक्शन एनर्जी इज मोमेंटरी stored in a 20 kg cast iron brake drum, what is the average temperature rise of the brake drum. ठीक है, डिजाइन के साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि एवरेज टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ कास्ट आयरन मे बी टेकन एज 520 जूल पर kg degree Celsius. Determine also the minimum coefficient of friction between the tires and the road in order that the wheels do not skid. Assume that the weight is equally distributed among all the 4 wheels. So these are the examples. Let's solve these. We have small m, that is mass of vehicle, that is 1200 kg. Then we have slope 1:5. Then we have mean velocity, that is 72 km per hour. Convert this into meter per second. 72 km into divided by hours. So किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय, आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600. सो 72 को हम अगर 100 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड. देन वी हैव diameter of brake drum, that is 600 mm. Convert this into radius by dividing 2. So we will get r is 300 millimeter. Convert this into meter by multiplying 100, that is 0.3 meter. Then we have mb, that is frictional energy is momentarily stored in a 20 kg cast iron brake drum. So this is nothing but the mass of brake, 20 kg. This is the mass of car, 1200 kg, and this is the mass of brake, that is 20 kg. And we have specific heat of cast iron is 520 joule per kg degree Celsius. So let's solve the numerical. Average braking torque to be applied to stop the vehicle. This is the first parameter we have to calculate, average braking torque. ठीक है, आपको मैं एक और एक आइडिया देता हूँ. न्यूमेरिकल हम उल्टा सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, हमें कहा क्या गया है, ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है, TB, विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब यहाँ पे क्या है, आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब रेडियस की आपको वैल्यू पता है लेकिन फोर्स की वैल्यू पता नहीं है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे.
total distance in the 50 meter, that is tangential braking force required, that is Ft is equal to total energy divided by distance, that is h. अब आपको टोटल एनर्जी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है तो हम पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं पता है तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, सो लेट गेट सॉल्व फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. सारे वैल्यू दिए, पुट डाउन कीजिए. हाफ इंटू 1200, एवरेज स्पीड इज 20 ब्रैकेट स्क्वायर. By solving this you will get this 240,000 Newton per meter, and the potential energy is EP is equal to mgh into slope. ठीक है, स्लोप क्यों दिया है, क्योंकि ये आपका कार फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्लाइड कर रहा है. ठीक है, वर्टिकली डाउन आ रहा है. So the 1200 into 9.81 into 50 into slope is 155. By solving this you will get 117,720 Newton meter. अब आपके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल चुकी है. जस्ट बाय एडिंग दिस टू you will get the total energy. So total energy equal to kinetic energy plus potential energy. By adding this you will get 357,720 Newton meter. Now since the vehicle is to be stopped in the distance of 50 meter, so therefore tangential braking force required is force equal to total energy divided by h. Okay, अब यहाँ पे h की वैल्यू आप क्या लेंगे, 50. ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको दिया है, देखो इट इज हैज टू स्टॉप इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. तो 50 मीटर के अंदर ही हमें इसे स्टॉप करना है, तो ऑब्वियसली आपको फ्रिक्शन फोर्स उतना ही क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये 50 मीटर पर स्टॉप होगा. आर यू गेटिंग दिस? अगर आपको ये 25 मीटर के अंदर ही आपको व्हीकल स्टॉप करना है तो आपका डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, 25. मतलब आपको ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपको दिया होता है कि 100 मीटर तक आप जाने के बाद आपका व्हीकल स्टॉप हो, तब जाके आप ब्रेक क्या करेंगे, धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स आप कम अप्लाई करेंगे. ओके, समझने की कोशिश कीजिए इस बात को. सो द फ्रिक्शनल टॉर्क इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय distance to be stopped, that is h, which is equal to 7154.4 Newton. So by average braking torque to be applied to stop the vehicle is TB, that is average braking torque equal to Ft into R. This is the Ft and this is 0.3, that is radius. So you will get 2146.32 Newton meter, and here is your answer. Okay, so अभी न्यूमेरिकल हमारा आधा ही सॉल्व हुआ है. लेट्स सॉल्व द रिमेनिंग न्यूमेरिकल. एवरेज टेम्परेचर राइज ऑफ द ड्रम. लेट चेंज T is delta T, average temperature rise of the brake drum in degree Celsius. We know that the heat absorbed by the brake is Hg, that is energy absorbed by the brake drum, which is equal to K Ek plus Ep. Okay, that is nothing but the total energy. So हम यहाँ पे सीधा Hg को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू टोटल एनर्जी, that is 357,720 न्यूटन मीटर. इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम जूल में. अब जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 न्यूटन मीटर होता है इक्वल टू 1 जूल. सो सीधे सीधे आपका 357,720 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका आंसर मिलेगा 357,720 जूल एज इट इज. सो वी ऑल्सो नो दैट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक ड्रम
hg is equal to mb, that is mass of brake, into c, that is specific heat, and the rise in temperature T, which is equal to mass of brake is 20, स्पेसिफिक हीट दिया है आपको 520 और चेंज इन टेम्परेचर दिया है जो कि हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज़ आपके पास है एक्सेप्ट चेंज इन टी। सो बाय रीअरेंजिंग दिस टर्म यू विल गेट चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 34.4 डिग्री सेल्सियस, एंड हियर इज योर सेकेंड आंसर। एवरेज राइज इन टेम्परेचर इज 34.4 डिग्री Celsius. Now the minimum coefficient of friction between the tires and road. This is the third parameter we have to calculate in this numerical. So let mu is the minimum coefficient of friction between the tires and road, and the Rn is the normal force between the contact surface. This is equal to weight of the vehicle. The weight is nothing but mg, that is mass into gravitational force or acceleration due to gravity. So 1200 into 9.81 equal to 11772 Newton. This is the total weight of vehicle, which is equal to normal force between the contact surface. So we know that the tangential braking force Ft is equal to mu times Rn, और Rn की वैल्यू क्या लेंगे हम 11772, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट की। सो पुट डाउन दी ऑल वैल्यूज एंड कैलकुलेट म्यू। सो यू विल गेट म्यू इक्वल टू 0.6। रिमेंबर दिस, द म्यू इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। सो डोंट पुट द unit over here, otherwise you will get 0 marks for this numerical. So this is all about today's lecture. आज हमने देखा कि energy possessed by the brake and the heat to be dissipated during the braking. ये दोनों कंसेप्ट देखे, ये दोनों कंसेप्ट के हमने डेरिवेशंस देखे और साथ में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ विथ फ्रेश टॉपिक।